चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे दौर में, आज से लगभग 2500 साल पहले, जब भारत में एक बड़ी बौद्धिक क्रांति हो रही थी। लोग सिर्फ यज्ञ और कर्मकांडों से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो आज हम यही समझेंगे कि इन सवालों से कौन से नए विचार और रास्ते पैदा हुए। ये वो समय था जब लोग सवाल कर रहे थे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, क्या मौत के बाद भी कुछ है, इन महंगे यज्ञों से आखिर मिलता क्या है। इन्हीं सवालों की खोज ने, आप यकीन मानिए, भारत के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे। आज की हमारी पड़ताल इन हिस्सों में बटी होगी। हम नए विचारों के दौर से शुरू करेंगे, फिर बुद्ध और महावीर के रास्तों को जानेंगे, उनकी शिक्षाओं को आमने सामने रखकर समझेंगे, संघ में जीवन कैसा था ये देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। तो सबसे पहला सवाल, ये नए विचार आखिर आए कहाँ से? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। समाज में पहले से ही एक बेचैनी थी। लोग मौजूदा रीति रिवाजों से आगे बढ़कर जिंदगी के गहरे अर्थ को खोजना चाहते थे। इस खोज की जड़ें हमें मिलती हैं उपनिषदों में। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। सोचिए, ये कोई क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं था, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच गहरी बातचीत थी, जहां जीवन के सबसे मुश्किल सवालों पर बहस होती थी। और इसी बातचीत से एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आया। उपनिषदों ने कहा कि हर इंसान के अंदर की आत्मा, जिसे आत्मन कहा गया, और इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति, जिसे ब्रह्म कहा गया, वो दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और जीवन का असली मकसद इसी बात को महसूस करना था। और जो बात सच में दिलचस्प है, वो ये है कि ये सोचने विचारने वाले लोग सिर्फ ऊंचे तबके से नहीं थे। हाँ, ज्यादातर ब्राह्मण और राजा थे, लेकिन गार्गी जैसी ज्ञानी महिला भी थी, और तो और सत्यकाम जबाल जैसे विचारक भी थे, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। इससे पता चलता है कि ज्ञान की ये खोज समाज के कई हिस्सों में फैल रही थी। चलिए, अब इस दौर में उभरे पहले बड़े नए रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता था सिद्धार्थ गौतम का, जिन्हें आज पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। तो कौन थे बुद्ध? उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। सोचिए, करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, आखिर क्यों उसने महल का सारा आराम छोड़ दिया होगा? उनकी यात्रा इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ा, फिर बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक कठोर ध्यान लगाया, और वहीं उन्हें ज्ञान मिला। इसके बाद वाराणसी के पास सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और आखिर में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हर पड़ाव अपने आप में एक कहानी है। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने सिखाया क्या? उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही कि जीवन में सारे दुख और बेचैनी की जड़ है तृष्णा, मतलब हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और लालसा। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। बुद्ध ने कहा कि अगर इस इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो दुखों का अंत हो सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत में नहीं दिए, जो उस समय विद्वानों की भाषा थी। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत को चुना। ये एक सोचा समझा फैसला था, ताकि उनका संदेश किसी खास वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर इंसान तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन बुद्ध अकेले नहीं थे जो सच की खोज में निकले थे। ठीक उसी दौर में एक और राजकुमार ज्ञान की तलाश में था। अब बात करते हैं वर्धमान महावीर की और जैन धर्म की। वर्धमान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है, वो भी बुद्ध के ही समकालीन थे। बुद्ध की ही तरह वो भी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और वो भी करीब 2500 साल पहले ही हुए। महावीर का रास्ता और भी कठिन था। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, और फिर पूरे 12 साल तक बेहद कठोर और एकांत जीवन जिया। उनकी ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की खोज नहीं थी, बल्कि अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पाने की एक मिसाल थी। और इसी जीत के बाद वो जिन कहलाए। जिन का मतलब है विजेता, वो जिसने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को जीत लिया हो। और यहीं से उनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। तो ये नाम सीधे सीधे आत्मविजय के सिद्धांत से जुड़ा है। अच्छा, अब जब हमने दोनों के बारे में जान लिया है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनकी शिक्षाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इन दोनों महान विचारधाराओं का फर्क साफ साफ समझ आ सके।
यहाँ दोनों रास्तों का सबसे बड़ा अंतर दिखता है। देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य फोकस है तृष्णा, यानी इच्छाओं पर आत्मनियंत्रण के जरिए काबू पाना। वहीं जैन धर्म का सबसे ऊंचा सिद्धांत है अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। और ये अहिंसा इतनी सख्त थी कि इसमें पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों तक को शामिल किया गया था। ये टेबल देखिए, एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। दोनों के संस्थापक राजकुमार थे, दोनों ने आम लोगों की भाषा प्राकृत को चुना, लेकिन उनका मुख्य फोकस बिल्कुल अलग था। एक का जोर आत्मनियंत्रण पर था तो दूसरे का कठोर अहिंसा और तपस्या पर। यही वो बारीक फर्क है जो इन दोनों दर्शनों को अपनी अलग पहचान देता है। अच्छा, तो ये नए विचार तो आ गए, लेकिन ये टिके कैसे रहे, ये फैले कैसे? यहाँ पर भूमिका आती है संघ की। चलिए देखते हैं ये क्या था। संघ असल में उन लोगों का एक संगठन था जो ज्ञान की तलाश में अपना घर परिवार छोड़ देते थे। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक नाम के ग्रंथ में लिखे हैं, और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? इसमें जाति पाति या ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, दास, कोई भी इसमें शामिल हो सकता था। शुरू में ये भिक्षु और भिक्षुणियां एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन बारिश के मौसम में सफर करना मुश्किल होता था, तो उनके रुकने के लिए विहार बनाए गए। ये पहले तो बस अस्थायी ठिकाने होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये स्थायी मठ बन गए जो लकड़ी, ईंट या पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। और आखिर में जरा ये भी देख लेते हैं कि जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय की स्थापित ब्राह्मणवादी परंपरा की क्या प्रतिक्रिया थी। जब बहुत से लोग घर छोड़कर संघ में जा रहे थे, तब ब्राह्मणवादी विचारकों ने जीवन जीने का एक और तरीका पेश किया, आश्रम व्यवस्था। इसमें जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये एक तरह से समाज में रहते हुए ही आध्यात्मिक जीवन जीने का एक संगठित रास्ता था, जो संघ के सब कुछ त्याग देने वाले विचार से थोड़ा अलग था। तो 2500 साल बाद भी ये विचार आज भी जिंदा हैं। अहिंसा, आत्मसंयम, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना, ये सब आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नमस्कार, आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम देखेंगे प्राचीन भारत के उन गांवों और शहरों को जहां से हमारी आज की आर्थिक और सामाजिक दुनिया की कहानी शुरू हुई थी। तो चलिए समझते हैं कि वो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर आखिर कैसे बने। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सी वजह थी, वो क्या चिंगारी थी, क्या स्पार्क था जिसने मामूली से दिखने वाले गांवों को एकदम हलचल भरे इकोनॉमिक सेंटर्स यानी बसलिंग इकोनॉमिक इंजन्स में बदल दिया? अब देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है। ये तो असल में टेक्नोलॉजी, समाज और व्यापार का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर है। अपने इस पूरे सफर में हम 5 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। शुरुआत होगी खेती में आए लोहे की क्रांति से, फिर हम गांव के समाज को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले सिक्के और व्यापार संघ कैसे बने, फिर एक बहुत खास शहर की कहानी सुनेंगे, और आखिर में भारत और रोमन एम्पायर के बीच के व्यापारिक रिश्तों पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है खेती में आए लोहे की क्रांति, और यही वो नींव थी जिस पर उस दौर की पूरी समृद्धि टिकी हुई थी। आज से लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों ने एक नए मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोहा यानी आयरन। उस समय शायद ही किसी को पता होगा कि ये मामूली सा दिखने वाला मेटल आने वाले वक्त में यहाँ की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लगभग 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू तो हो गया था, लेकिन असली बदलाव, असली क्रांति तो आई लगभग 2500 साल पहले। ये वो दौर था जब लोहे की कुल्हाड़ी और हल का फाल जैसे औजार खेती में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे, और इसका असर जबरदस्त था। लोहे की तेज धार वाली कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे खेती के लिए नई जमीन मिली। लोहे के फाल, जिसे प्लाउशेयर कहते हैं, उससे खेतों की गहरी जुताई होने लगी, और इसका नतीजा धान जैसी फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई। साथ ही उस समय के राजाओं ने भी नहरें, कुएं और तालाब बनवाए, जिससे सिंचाई यानी इरिगेशन का सिस्टम भी बेहतर हुआ।
इन सब का मिलाजुला रिजल्ट ये निकला कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और जब पैदावार बढ़ी तो राजाओं का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। खेती से जो ये समृद्धि आई उसने गांवों के सामाजिक ढांचे को, सोशल स्ट्रक्चर को कैसे बदला? मतलब गांवों में कौन कौन लोग रहते थे और समाज में उनका क्या दर्जा था? तो देखिए, उत्तर भारत के गांवों में सबसे पावरफुल आदमी होता था ग्राम भोजक। और ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी, ये पद अक्सर हेरिडिटरी होता था, यानी बाप के बाद बेटा ग्राम भोजक बनता था। वो न सिर्फ गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, बल्कि राजा के लिए टैक्स भी वसूलता था, गांव के झगड़ों में जज भी बनता था और कभी कभी तो पुलिस का काम भी करता था। मतलब एक तरह से वो पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन अकेले संभालता था। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत मजेदार है। ये हमें दिखाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत में गांवों का सामाजिक ढांचा कितना अलग था। जहां उत्तर भारत में ग्राम भोजक, गृहपति और दास कम्मकार थे, वहीं दक्षिण के तमिल इलाकों में बड़े जमींदारों को वेल्लालर, साधारण किसानों को उजवार और जो भूमिहीन मजदूर या दास थे उन्हें अदीमई कहा जाता था। तो खेती बढ़िया हो गई, समाज भी सेट हो गया, पर इन सबका व्यापार पर क्या असर हुआ? हमारा तीसरा सेक्शन इसी पर है। बात करते हैं पहले सिक्कों और व्यापार संघों की, जो उस दौर के कॉमर्स के असली इंजन थे। व्यापार में जो असली क्रांति आई ना, वो आई इन आहत सिक्कों की वजह से, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने सिक्के थे और सोचिए करीब 500 साल तक इस्तेमाल में रहे। और इनको बनाने का तरीका भी ना बड़ा सीधा सा था। बस चांदी या तांबे की एक शीट ली और उस पर एक चिन्ह का ठप्पा लगा दिया, हो गया सिक्का तैयार। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, सिर्फ सिंबल होते थे, निशान, जो शायद ये बताते होंगे कि सिक्का कितना शुद्ध है या इसे किसने जारी किया है। और इस बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए बनी थी श्रेणी। इन्हें आप उस जमाने का पावरफुल ट्रेड यूनियन या गिल्ड समझ सकते हैं, पर इनका काम बहुत फैला हुआ था। ये सिर्फ एक संगठन नहीं थे, ये कारीगरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर थे, कच्चा माल लाते थे, बने हुए माल को बाजार तक पहुंचाते थे, और तो और ये बैंक का काम भी करते थे। लोग अपना पैसा इनके पास सुरक्षित रख सकते थे। मतलब ये एक कमाल का इकोनॉमिक इकोसिस्टम। तो जब खेती से अनाज ज्यादा होने लगा और व्यापार भी ऑर्गेनाइज हो गया, तो फिर बड़े बड़े शहर बसने लगे। तो चलिए अपने चौथे सेक्शन में ऐसे ही एक बहुत जरूरी शहर मथुरा की कहानी जानते हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा की। देखिए, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अपने आप में एक फिनोमेना था जो पिछले 2500 सालों से भी ज्यादा समय से इम्पोर्टेंट बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका मल्टी फंक्शनल होना। मतलब ये कि ये शहर एक ही समय पर कई अलग अलग इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभा रहा था। मथुरा के कई चेहरे थे। एक तरफ तो ये व्यापार और यात्रा के सबसे जरूरी रास्तों के चौराहे पर था। दूसरी तरफ यहाँ बहुत ही शानदार मूर्तियां बनती थीं। ये बौद्ध, जैन और कृष्ण भक्ति तीनों का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था। और इतना ही नहीं, यह पावरफुल कुषाण राजाओं की दूसरी राजधानी भी बना। अच्छा, इन शहरों में कारीगरी कितनी एडवांस थी, इसका एक बेहतरीन सबूत है ये उत्तरी काले चमकीले पात्र या NBPW। ये कोई आम मिट्टी के बर्तन नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनकी सतह एकदम शीशे जैसी चमकदार और काली होती थी। इन्हें बनाना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था और ये उस जमाने के लग्जरी आइटम्स में गिने जाते थे। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से भी बहुत बड़े लेवल पे जुड़ा हुआ था, खास तौर पे रोमन एम्पायर से। इस ग्लोबल ट्रेड का सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है अरिकामेडू में। ये आज के पुदुचेरी के पास एक तटीय बस्ती थी जो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा गेटवे था। अरिकामेडू की खुदाई में जो चीजें मिली ना, वो किसी खजाने से कम नहीं थी। पर ये सोना चांदी का नहीं बल्कि इतिहास का खजाना था। यहाँ एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है। रोमन एम्फिरा, जो लंबे 2 हैंडल वाले जार होते थे, वो मिले हैं। इटली में बने खास लाल रंग के एरेटीन बर्तन मिले हैं। और तो और रोमन सिक्के और रोमन स्टाइल के कांच के मोती भी मिले हैं। ये सारे सबूत चीख चीख कर एक ही कहानी बताते हैं कि ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज था। वैसे सिर्फ खुदाई से मिले सबूत ही नहीं, हमें उस दौर के आम लोगों की जिंदगी की कहानियां
जातक कथाओं में भी मिलती हैं। इन कहानियों को बौद्ध भिक्षुओं ने इकट्ठा किया था और ये उस समय के समाज को समझने में हमारी बहुत मदद करती हैं। तो हमने देखा कि कैसे लोहे की एक नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सिंचाई, एक मुनज़्ज़म समाज और व्यापार के नेटवर्क ने मिलकर प्राचीन भारत को इतना समृद्ध बना दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या व्यापार और सामाजिक संगठन के यही प्राचीन नेटवर्क थे जिन्होंने आज की बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया? इस पर सोचिएगा जरा। सोचिए एक ऐसे सम्राट के बारे में जो एक भयानक युद्ध जीतता है और फिर जीत का जश्न मनाने की जगह हमेशा के लिए हथियार डाल देता है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है सम्राट अशोक की। एक ऐसा शासक जिसने अपने सिर्फ एक फैसले से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को और करीब से जानते हैं। आज के इस सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य की नींव को, फिर समझेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाया कैसे जाता था। उसके बाद बात होगी उस युद्ध की जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम जानेंगे अशोक के धम्म के रास्ते को और आखिर में नजर डालेंगे उनकी उस विरासत पर जो आज भी हमारे साथ है। तो सवाल ये है कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने एक बड़ी और खूनी लड़ाई जीतने के ठीक बाद उस जीत को ही ठुकरा दिया? यही वो एक सवाल है जो सम्राट अशोक को दुनिया के सारे शासकों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यही हमारी आज की कहानी का सार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मौर्य नींव। देखिए, अशोक की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस विशाल और ताकतवर साम्राज्य को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिला था। ये वो मंच था जो उनके पूर्वजों ने पहले ही तैयार कर दिया था। ये कहानी आज से करीब 2300 साल पहले शुरू होती है। जिस मौर्य साम्राज्य के अशोक तीसरे सम्राट बने, उसकी नींव रखी थी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनके इस काम में उनके गुरु और सलाहकार थे महान चाणक्य, जिनकी रणनीतियां अर्थशास्त्र नाम की किताब में आज तक पढ़ी जाती हैं। अब एक शब्द समझना यहाँ बहुत जरूरी है, वंश, या जिसे अंग्रेजी में डायनेस्टी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं। मौर्य साम्राज्य इसी वंश परंपरा का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और ये देखिए, इस वंश के 3 सबसे महान शासक। सबसे पहले आए संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार, और फिर आए बिंदुसार के बेटे अशोक, जिनकी कहानी हम आज जान रहे हैं। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। क्या सिस्टम था उनके पास? कैसे राजधानी में बैठा राजा दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखता था? मौर्य साम्राज्य में यूं तो कई शहर थे, पर 3 सबसे अहम थे। एक तो थी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। फिर था तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए एक गेटवे जैसा था। और तीसरा था उज्जैन, जो उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले व्यापार के रास्ते पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने के 2 तरीके थे। पहला था कर यानी टैक्स, जो किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से नियमित रूप से लिया जाता था। और दूसरा था नजराना यानी ट्रिब्यूट, जो नियमित नहीं था। ये अक्सर तोहफे के तौर पर लोग अपनी मर्जी से देते थे और इसमें कुछ भी हो सकता था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने ना सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने आने वाले सभी युद्धों को खत्म कर दिया, कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज का कोस्टल ओडिशा है, उसे जीतने के लिए अशोक ने एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा। उस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ, इतनी हिंसा हुई, कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कि उस मंजर ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। युद्ध के मैदान में उस तबाही को देखकर अशोक का दिल पछतावे और दुख से भर गया। उन्होंने बाद में खुद लिखवाया कि इस हिंसा को देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि अब मैं धम्म का पालन करूंगा और दूसरों को भी यही सिखाऊंगा। सोचिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली और आखिरी बार हुआ था जब एक विजेता अपनी जीत पर रोया हो। तो उस भयानक हिंसा का जवाब क्या था? अशोक ने इसका जवाब एक नए रास्ते में खोजा, एक नई सोच में, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये धम्म था क्या।
देखिए, धम्म संस्कृत के शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, पर यह कोई नया रिलीजन या मजहब नहीं था। इसमें किसी भगवान की पूजा या कोई कर्मकांड नहीं करना था। ये तो बस सही तरीके से जीवन जीने का एक रास्ता था, एक नैतिक कोड। और धर्म के सिद्धांत बहुत ही सरल थे, जिन्हें कोई भी मान सकता था, जैसे कि बड़ों का आदर करो, अपने दासों और नौकरों से भी नरमी से पेश आओ, हर जीव पर दया करो और सबसे जरूरी दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो। अशोक ने सिर्फ ये विचार दिया ही नहीं, बल्कि इसे दूर दूर तक फैलाने का पूरा इंतजाम किया। उन्होंने धम्म महामत्त नाम के अफसर नियुक्त किए, जो गांव-गांव जाकर लोगों को ये बातें सिखाते थे। उन्होंने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा में चट्टानों और खंभों पर खुदवाया, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर देशों तक अपने दूत भेजे। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। अशोक ने हमें वो विरासत दी है जो आज भी पत्थरों में जिंदा है और हमें उनकी कहानी सुनाती है। अशोक के संदेश सिर्फ किताबों या बातों में नहीं हैं, वो पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सारनाथ का स्तंभ, जिसके ऊपर 4 शेर पूरी शान से चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इसे ही सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल कहते हैं। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं, ये अशोक की शक्ति और उनके शांति के संदेश दोनों का प्रतीक है। पर जानते हैं, यही सिंह शीर्ष आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये गहरी बात है ना, कि एक आधुनिक देश ने अपनी पहचान के लिए उस चिन्ह को चुना जो एक सम्राट के युद्ध को छोड़कर शांति अपनाने के संकल्प से बना था। शायद अशोक की यही विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबके साथ शांति से रहने में है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्राचीन दौर की जहां सिर्फ लड़ाइयां और साम्राज्य ही नहीं बन रहे थे, बल्कि गहरे संबंध भी बन रहे थे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यापार, राजनीति और आस्था के धागों ने मिलकर इस पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को बुना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उस व्यापार के बारे में जो उस दौर की अर्थव्यवस्था का इंजन था। फिर हम दक्षिण के उन ताकतवर राज्यों को देखेंगे जिन्होंने इस व्यापार पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद हम उन बड़े साम्राज्यों पर नजर डालेंगे जिन्होंने व्यापार के रास्तों को कंट्रोल किया। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं रास्तों पर आस्था ने भी अपना सफर तय किया। तो शुरुआत करते हैं व्यापार से, जो असल में उस जमाने का असली इंजन था। देखिए, ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, ये वो ताकत थी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा कर दिया और शहरों को दौलत से भर दिया। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य में भारत के काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना क्यों कहते थे? इसका जवाब ही हमें दक्षिण भारत की इकोनॉमिक पावर का अंदाजा देता है। असल में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी और ये इतनी कीमती थी कि इसकी कीमत लगभग सोने के बराबर हो गई थी। तो दक्षिण भारत के पास था क्या-क्या? सोना था, कीमती पत्थर थे और जाहिर है मसाले थे, जिनमें काली मिर्च तो सबसे जरूरी थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर उनकी असली ताकत थी मानसूनी हवाओं की समझ। उन्होंने इन हवाओं का इस्तेमाल करके अरब सागर को पार करने का तरीका खोज निकाला और इसने समुद्री व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतना फायदेमंद व्यापार था, इसे कंट्रोल कौन कर रहा था? इसका जवाब हमें ले जाता है दक्षिण के 3 बड़े और शक्तिशाली शासक परिवारों की तरफ, जिन्हें एक खास नाम से जाना जाता था। ये नाम है मूवेंदार। ये एक तमिल शब्द है जो संगम साहित्य में मिलता है। और हाँ, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। मूवेंदार का मतलब है 3 मुखिया, और ये नाम था दक्षिण भारत के 3 सबसे ताकतवर वंशों का, चोल, चेर और पांड्य। अब देखिए इन राजवंशों की स्ट्रैटेजी कितनी स्मार्ट थी। हर परिवार के पास सत्ता के 2-2 केंद्र होते थे। एक तो देश के अंदरूनी हिस्से में उनकी राजधानी, जैसे पांड्यों की मुदरे, और दूसरा तट पर एक बहुत ही जरूरी बंदरगाह, जैसे चोलों का पुहार। मतलब जमीन और समंदर दोनों पर इनकी पकड़ मजबूत थी। चलिए अब अपना फोकस दक्षिण के समुद्री रास्तों से हटाकर जरा उत्तर और पश्चिम के जमीनी रास्तों पर लाते हैं। ये वो रास्ते थे जिन्होंने सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ जब दक्षिण में मूवेंदार का राज था,
उसके करीब 200 साल बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन ताकतवर हुए और फिर लगभग 2000 साल पहले उत्तर पश्चिम में कुषाणों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। सातवाहन शासक खुद को एक बहुत दमदार उपाधि देते थे, दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता और स्वामी मतलब मालिक। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि दक्षिण की तरफ जाने वाले सारे व्यापारिक रास्तों पर हमारा ही कब्जा है। और फिर आते हैं कुषाण। इन्होंने तो इतिहास के सबसे मशहूर ट्रेड रूट सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर ही कब्जा कर लिया। ये रास्ता चीन से शुरू होता था और इनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला था। जाहिर है इस रास्ते से जो भी गुजरता उसे कुषाणों को टैक्स देना पड़ता था। और करीब 2000 साल पहले कुषाणों के सबसे फेमस राजा कनिष्क का दौर आता है और ये एक टर्निंग पॉइंट था। कनिष्क सिर्फ एक महान राजा ही नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके शासन में विचारों के फैलाव का एक नया दौर शुरू हुआ। और यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। ये जो व्यापार के रास्ते थे, ये सिर्फ रेशम और मसालों के लिए नहीं थे, ये तो विचारों के, धर्म के सुपर हाईवे बन गए थे। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया, महायान। इसमें 2 बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि अब बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों या चिन्हों से नहीं बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा जाने लगा। और दूसरा, बोधिसत्व का विचार बहुत लोकप्रिय हुआ। मतलब ऐसे ज्ञानी लोग जो खुद मोक्ष पा सकते हैं लेकिन दूसरों की मदद के लिए धरती पर ही रुकते हैं। अब बौद्ध धर्म का ज्ञान पाने के लिए कई चीनी तीर्थयात्री इन खतरनाक रास्तों से होते हुए भारत पहुंचे। इनमें सबसे मशहूर थे फासियन, जो करीब 1600 साल पहले आए। फिर लगभग 200 साल बाद आए श्वेनसांग और फिर उनके भी कोई 50 साल बाद इत्सिंग। ये सब यहाँ बौद्ध मठों में पढ़ने और ग्रंथ इकट्ठा करने आते थे। अब एक तरफ तो बौद्ध धर्म फैल रहा था लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। ये था भक्ति आंदोलन का उदय। इसमें मुश्किल यज्ञ और कर्मकांडों की जगह भगवान के प्रति सीधे प्रेम और समर्पण पर जोर दिया गया, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो या देवी दुर्गा। और ये रास्ता हर किसी के लिए खुला था। और भक्ति का जो मूल सार है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक में मिलता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। ये जो सीधा पर्सनल कनेक्शन था भगवान के साथ, यही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी ताकत बना। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, हजारों साल पहले बने व्यापार और आस्था के जो नेटवर्क थे, आज भी एशिया की संस्कृति, धर्म और राजनीति पर इनका कितना गहरा असर देखने को मिलता है? इसका जवाब हमें दिखाता है कि इतिहास कभी पुराना नहीं होता, उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। नमस्कार, चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 300 से 700 सीई के बीच के समय की। इस दौर में उत्तर भारत में गुप्त वंश ने एक शानदार युग की शुरुआत की, तो वहीं हर्षवर्धन ने एक नई शक्ति का परचम लहराया। और सिर्फ उत्तर ही नहीं, हम दक्षिण की ताकतों, पल्लव और चालुक्यों को भी करीब से जानेंगे। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह सारी जानकारी बहुत जरूरी है, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें इन राजाओं और उनके साम्राज्यों के बारे में इतनी बातें पता कैसे चलती हैं? इसका एक बहुत बड़ा जरिया है प्रशस्तियाँ। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा मतलब है किसी की प्रशंसा में। असल में ये वो शिलालेख होते थे जिन्हें दरबारी कवि अपने राजाओं की शान में लिखते थे, उनकी जीत, उनकी ताकत, हर चीज का गुणगान करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति। इससे लिखा था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। ये नाम हरिशेन, इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इस प्रशस्ति में हरिशेन ने समुद्रगुप्त को सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बताया, बल्कि उनकी तुलना सीधे सीधे देवताओं से कर दी। मतलब इन प्रशस्तियों का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं था, बल्कि राजा की एक ऐसी छवि बनाना था जो लगभग दैवीय हो। चलिए अब जरा गुप्त वंश के बड़े शासकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 320 सी में आए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। फिर 335 सी में आए महान विजेता समुद्रगुप्त, जिनकी नीतियों के बारे में हम अभी बात करेंगे। और फिर 380 सीई में आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शकों को हराया और जिनके दरबार में कालिदास और आर्यभट्ट जैसे नगीने थे।
समुद्रगुप्त की विदेश नीति कमाल की थी। उन्होंने हर किसी के लिए एक ही नियम नहीं बनाया। देखिए, जो आर्यावर्त यानी पास के 9 राजा थे, उन्हें तो पूरी तरह हराकर उनका राजपाट अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जो दक्षिण के 12 राजा थे, उन्हें हराने के बाद भी राज करने दिया, बस शर्त ये थी कि वो समुद्रगुप्त की अधीनता मानेंगे। कितना स्मार्ट मूव था! वो जानते थे कि इतनी दूर से सीधे शासन करना मुश्किल है, तो उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरी नीति अपनाई। तो जब गुप्त साम्राज्य की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी, तो उत्तर भारत के आसमान पर एक नया सूरज उगा। करीब 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली और एक नए दौर की शुरुआत हुई। चलिए अब हर्षवर्धन के युग को समझते हैं। हर्षवर्धन के बारे में ज्यादातर जानकारियां हमें मिलती हैं उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की लिखी किताब हर्षचरित से। बाणभट्ट और हर्षचरित, ये दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस किताब से पता चलता है कि हर्ष एक बहुत कामयाब राजा थे, जिन्होंने पूर्व में मगध से लेकर बंगाल तक जीत हासिल की। उनकी शोहरत इतनी थी कि मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग, ज़ुएनज़ांग भी उनके दरबार में काफी समय तक रहे थे। लेकिन अपनी सारी जीतों के बावजूद जब हर्षवर्धन ने अपनी ताकतवर सेना के साथ नर्मदा नदी पार करके दक्कन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो उनकी विजय यात्रा पर अचानक ब्रेक लग गया। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था वो जो हर्षवर्धन जैसी बड़ी शक्ति को रोकने की हिम्मत कर सका? ये सवाल हमें सीधा दक्षिण भारत के ताकतवर राज्यों की ओर ले जाता है। तो जिस वक्त उत्तर में हर्षवर्धन का दबदबा था, उसी समय दक्षिण में 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक थे पल्लव और दूसरे थे चालुक्य। इन दोनों के बीच की टक्कर ने ही उस जमाने में दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति को एक नया रूप दिया। यहां हम देख सकते हैं कि इनके राज्य कहां-कहां फैले थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और उनका राज कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। वहीं दूसरी तरफ चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। उनकी राजधानी ऐहोल थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र भी थी। और ये रहा हमारे सवाल का जवाब। चालुक्य वंश के सबसे मशहूर शासक पुलकेशिन द्वितीय ही वो राजा थे जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर रोका था। और ये बात हमें कैसे पता चली? बिल्कुल एक और प्रशस्ति से, जिसे लिखा था उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। ये नाम भी याद रखने लायक है, रवि कीर्ति। तो ये तो हुई राजाओं और उनकी लड़ाइयों की बात। लेकिन इतने बड़े-बड़े साम्राज्य आखिर चलते कैसे थे? मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सेना और स्थानीय सभाएं कैसे काम करती थी? चलिए अब इस सिस्टम को समझते हैं, जो इन साम्राज्यों की असली रीढ़ की हड्डी थी। इस दौर में प्रशासन में कुछ बड़े बदलाव आ रहे थे। पहली बात, जरूरी पद अब वंशानुगत होने लगे थे, मतलब मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। दूसरा, एक ही आदमी को कई कई ऑफिस या पद दे दिए जाते थे। और तीसरी अहम बात ये कि स्थानीय नेता जैसे बड़े बैंकर या व्यापारी भी प्रशासन में अपनी राय रखने लगे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ताकत अब सिर्फ राजा के हाथ में नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बट रही थी। इसी समय सेना में एक बिल्कुल नया सिस्टम बन रहा था, जिसे कहते थे सामंत व्यवस्था। ये सामंत कौन थे? ये मिलिट्री लीडर थे, जो जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना देते थे। मजे की बात यह है कि इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी। इसके बदले राजा इन्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देता था, जिससे होने वाली आमदनी से ये अपनी सेना का खर्च चलाते थे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो वहां स्थानीय स्तर पर शासन बहुत मजबूत था। पल्लवों के शिलालेखों में हमें 3 तरह की सभाओं का जिक्र मिलता है। एक थी सभा जो ब्राह्मण जमींदारों की थी, दूसरी थी उर जो उन गांवों की सभा थी जहां के जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, और तीसरी थी नगरम जो व्यापारियों का संगठन था। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर समाज कितना संगठित था। अच्छा, हमने राजाओं की, लड़ाइयों की और प्रशासन की तो खूब बात कर ली, लेकिन उस जमाने में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? जाहिर है इसका जवाब हमें शाही प्रशस्तियों में तो नहीं मिलेगा। यह पता चलता है उस दौर के साहित्य और विदेशी यात्रियों के लिखे वृत्तांतों से। कालिदास के नाटक समाज का एक आईना दिखाते हैं। उनके नाटकों में राजा और ज्यादातर ब्राह्मण संस्कृत में बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा में बात करते थे। इससे साफ पता चलता है कि समाज में भाषा के आधार पर एक बंटवारा था। एक भाषा थी राजदरबार की और दूसरी आम जनता की। चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। उन्होंने उन लोगों की बुरी हालत के बारे में लिखा है जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था।
इन लोगों को शहर के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। और अब हम पहुंचते हैं इस दौर के सबसे बड़े सवाल पर। ये जो सामंत थे, ये राजा को सेना तो देते थे जो राजा की ताकत थी, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो आज़ाद होने की कोशिश भी करते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सामंती व्यवस्था ही इन बड़े बड़े साम्राज्यों की ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसकी विरासत, इसके चमत्कार आज भी हमारे चारों ओर जिंदा हैं। आज हम कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय आविष्कारों की कहानी में उतरेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा स्तंभ जिसे कभी जंग ही नहीं लगा, ऐसी इमारतें जिन्होंने समय को भी मात दे दी, और एक ऐसा नंबर जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं हैं, ये वो कमाल की चीजें हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे धातु के एक रहस्य से, फिर चलेंगे शानदार वास्तुकला की दुनिया में। वहां से हम कहानियों और कला के रंगीन दौर में कदम रखेंगे। फिर हम ज्ञान की उस शक्ति को समझेंगे जिसने मॉडर्न साइंस की नींव रखी। और आखिर में ये देखेंगे कि ये सारी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अजूबे से जो दिल्ली में आज भी पूरी शान से खड़ा है और जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। यह है धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का एक जीता जागता रहस्य। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल कि आखिर एक लोहे का स्तंभ जो 1500 सालों से धूप, बारिश, सर्दी सब कुछ झेल रहा है, उस पर आज तक जंग क्यों नहीं लगा? ये सवाल ही अपने आप में प्राचीन भारतीय कारीगरों के हुनर को सलाम करता है। तो ये है दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, करीब 1500 साल पुराना। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन है 3 टन से भी ज्यादा। इस पर चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र है जो शायद गुप्त वंश के थे। अब ये सारी जानकारी तो एग्जाम्स के लिए जरूरी है ही, पर असली कमाल है इसकी बनावट में। साइंटिस्ट का मानना है कि इसे बनाते वक्त इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रखी गई, जिसने इसके ऊपर एक पतली अदृश्य सुरक्षा की परत बना दी, और यही परत इसे सदियों से जंग से बचाए हुए है। तो ये तो हुई धातु की बात, पर यह कमाल की इंजीनियरिंग सिर्फ एक पिलर तक ही सीमित नहीं थी। यही हुनर हमें देखने को मिलता है उन विशाल और पवित्र इमारतों में जो पूजा और याद के लिए बनाई गई थीं। ऐसी इमारतें जिन्हें मानो हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया हो। स्तूप को देखिए, इसका मतलब होता है टीला, पर यह सिर्फ एक टीला नहीं था। इसकी हर एक चीज का एक खास मतलब था। बिल्कुल बीच में यानी इसके दिल में रखी जाती थी धातु मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष होते थे। इसके चारों ओर घूमने के लिए एक गोलाकार रास्ता होता था जिसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ, और इस पूरी पवित्र जगह को एक रेलिंग यानी वेदिका और खूबसूरत दरवाजों यानी तोरण से घेरा जाता था। अब जरा हिंदू मंदिरों की बनावट को समझते हैं। ये भी बहुत सिंबॉलिक है। मंदिर का सबसे जरूरी हिस्सा, उसका केंद्र होता है गर्भगृह। ये वो कमरा है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति होती है और जहां सिर्फ पुजारी ही खास पूजा पाठ करते हैं। और इसी गर्भगृह के ठीक ऊपर आसमान को छूता हुआ एक टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। इसे कहते हैं शिखर। ये सिर्फ मंदिर को उसकी पहचान ही नहीं देता, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि ऊपर देवताओं का वास है। और फिर आता है मंडप। ये एक बड़ा सा हॉल होता था जहां आम लोग, भक्तजन, प्रार्थना और दूसरे कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होते थे। तो आप देखिए, गर्भगृह, शिखर और मंडप, ये तीनों मिलकर एक मंदिर को पूरा करते हैं। इस आर्किटेक्चर के दो बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। एक तो है महाबलीपुरम, जहां मंदिरों को किसी एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सोचिए, एक ही पत्थर से पूरा मंदिर। इन्हें मोनोलिथिक या एक आश्मक मंदिर कहते हैं। दूसरा उदाहरण है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये करीब 1400 साल पुराना है और हमें शुरुआती दौर के मंदिर कैसे बनते थे इसकी एक बेहतरीन झलक देता है। अच्छा, ये इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट से नहीं बनी थी। इनकी दीवारों में, इनके कण कण में कहानियां छिपी थी, जिन्हें रंगों और शब्दों से बयां किया गया। ये कहानियां हमें उस दौर की आत्मा की झलक दिखाती हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। गुफाओं के अंदर घना अंधेरा है और कलाकार सिर्फ मशालों की रोशनी में दीवारों पर पेंटिंग बना रहे हैं। ये अजंता की गुफाओं का नज़ारा है, जो असल में बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने की जगह थी।
यहाँ जिन रंगों का इस्तेमाल हुआ वो पौधों और खनिजों से बने थे। और मज़े की बात तो ये है कि 1500 साल बाद भी ये रंग इतने ताज़े और चमकदार लगते हैं जैसे कल ही बनाए गए हों। पेंटिंग के साथ साथ ये साहित्य का भी एक सुनहरा दौर था। एक से बढ़कर एक किताबें लिखी गईं। करीब 1800 साल पहले कवि इलांगो ने मशहूर तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम लिखा। फिर करीब 1500 साल पहले हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण को आज के रूप में तैयार किया गया। और उसके भी बाद लगभग 1400 साल पहले सत्तानार ने मणिमेखले की रचना की। मतलब उस दौर में लिटरेचर कितना रिच था। इन दो महान महाकाव्यों में क्या फर्क है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, महाभारत जिसे व्यास ने लिखा कि कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है, और इसी में भगवद गीता का वो महान उपदेश भी है। वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि की लिखी रामायण कोसल के राजकुमार राम की कहानी है, जो धर्म और कर्तव्य के आदर्शों को दिखाती है। ये दोनों ही हमारे संस्कृति की नींव है। लेकिन प्राचीन भारत की महानता सिर्फ कला, साहित्य और आर्किटेक्चर तक ही नहीं थी, बल्कि इसी दौर में गणित और खगोल विज्ञान यानी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की वो नींव रखी गई जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और जब हम इस ज्ञान की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, आर्यभट्ट। वो सिर्फ एक गणितज्ञ या खगोलशास्त्री नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी, आर्यभट्टियम, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को एक नई उड़ान दी। आर्यभट्ट की खोजें कोई तुक्का नहीं थीं, बल्कि पक्की साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर आधारित थीं। उन्होंने बताया कि दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का विज्ञान समझाया, उसे अंधविश्वास से बाहर निकाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी परिधि को नापने का एक इतना सटीक फॉर्मूला दिया जो आज भी इस्तेमाल होता है। और अब बात करते हैं प्राचीन भारत के शायद सबसे बड़े तोहफे की। यह है शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक क्रांति थी, एक ऐसा आइडिया जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। जीरो के बिना न तो आज के कंप्यूटर होते, न आधुनिक साइंस। ये एक छोटा सा निशान इंसानियत के सबसे ताकतवर विचारों में से एक है। तो इन सब बातों का, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, आर्ट और साइंस की इन सभी उपलब्धियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है? जंग ना लगने वाले लोहे से लेकर जीरो की खोज तक, एक ही पत्थर से बने मंदिरों से लेकर हमेशा जिंदा रहने वाले महाकाव्यों तक, प्राचीन भारत के इन इनोवेशंस ने आने वाली सभ्यताओं के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो बात साफ है, ये उपलब्धियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान की जिज्ञासा और हुनर क्या कुछ नहीं कर सकता। हम आज भी हर रोज इन प्राचीन खोजों का फायदा उठा रहे हैं और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य का अगला बड़ा आविष्कार भी अतीत में झांकने से ही प्रेरित होगा।